अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। असल काम की और पते की बात इमरान खान साहब ने आज की है। जब से उनका यह एहतजाज शुरू हुआ और ये मुल्क का सबसे जो संजीदा मसला है इस वक्त वो मुआशी हालात, इसका आज इमरान खान साहब ने जिक्र किया अपने वीडियो लिंक खिताब में, जिसका कुछ हिस्सा आप सुन रहे थे और तफसीली बात इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। पहले इमरान खान साहब को बता देती हूँ, उन्होंने बात की है और कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो कर्जा वापस करने की जो उस वक्त पोजीशन थी हमारी, वो जो रिस्क फैक्टर होता है उसमें वो 5% रहा। लेकिन अब जो आदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कर्जे वापस करने की रिस्क 64.5% है। और अगर कोई बैरूनी मुल्क सरमाया करेगा तो लोग डरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कर्जा वापस ना करने का रिस्क 64.5% हो गया है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात करते हुए इस खदशे का इजहार किया कि डिफ़ॉल्ट का, दिवालिया होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। वही बात जिसके ऊपर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स काफ़ी दिन से बात कर रहे थे। इमरान खान साहब जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे उसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करती हूँ। ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के हवाले से जो तफसीलात सामने आई थी कुछ दिन पहले, उसमें नवंबर 11 फ्राइडे इतवार के रोज़ CDS के हवाले से बताया गया था कि ये बढ़कर 394 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। डे ऑन डे बेसिस के ऊपर 64.19%, जो इमरान खान साहब आदादोशुमार बता रहे हैं, ये डेटा है आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से सामने आया है। इस हवाले से जो एनालिस्ट हैं वो भी इस खदशे का इजहार करते हैं कि मुल्क में डिफ़ॉल्ट रिस्क एक बार फिर से बड़ा सख्ती से काफ़ी दिन से मौजूद है और इसके बाद इसके हवाले से ज़्यादा सवालात उठते हैं। ये एक सूरत हाल है और इसकी मज़ीद भी तफसीलात हैं जिस तरफ हम जाएंगे, जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं उसके बरअक्स। लेकिन एक और भी सिचुएशन आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है वो 11 नवंबर के इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो हफ्तावार महंगाई की शरह 29.24% तक रही है। और इसके अलावा जो दीगर सर्वेज़ हैं उसमें भी जो 51% बताया जा रहा है कि आबादी पाकिस्तान में इस वक्त सख्त महंगाई से परेशान है। इन हालात में अब सर्दियां भी आ चुकी हैं, जिससे आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। ये बताया गया है, एक पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जो बताया गया है वो ये है कि मौसम सरमा में किल्लत ज़्यादा रहेगी। घरेलू सार्फिन को 16 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। ये गैस के हवाले से बता रहे हैं। और दिन में 3 बार, यानी सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे गैस फराहम की जाएगी सिर्फ खाना बनाने के वक्तों में। इसके अलावा LNGs के हवाले से बड़े अरसे से ये बात चल रही है, लेकिन अब इसके हमारी तरफ ये सूरत हाल बन रही है कि इसकी भी जो है वो पैदावार, इसके हवाले से भी सख्त बहरान का शिकार रहेगा पाकिस्तान। आलमी कंपनियां इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को LNG फ़रोख्त करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। इस खदशे का भी अगैन इजहार पहले से सामने है। पाकिस्तान ने तकरीबन 72 LNG कार्गोज़ ख़रीदना चाहे थे, लेकिन अब माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि यूरोप में बेतहाशा LNG की इस वक्त तलब है और ख़रीदी जा रही है, इसलिए अभी तक पाकिस्तान को कोई भी बिड नहीं मिली है। ये एक सूरत हाल हमारे सामने दोनों तरफ से है। डॉलर भी आप लोग जानते हैं कि उसकी पोजीशन वैसे ही बरकरार है। हुकूमत ये बड़े बड़े दावे करके आई थी कि हम मुआशी हालात को संभालेंगे, और हुकूमत में आने की वजह ही है कि खान साहब संभाल नहीं सके। तो क्या वजह है कि हुकूमत इस फ्रंट के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाई? अपने सबसे अहम मीशत के जो खिलाड़ी हैं इसहाक डार साहब, उनको वापस लाने के बावजूद भी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कैसे होने लगा? इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई थी तो उसके जाते जाते उन्होंने सब्सिडीज़ भी दी थी, और हुकूमत जाने के बाद आप लोगों को याद है कि IMF का प्रोग्राम बहाली के दिनों में एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें शौकत तरीन साहब, जो KP के वज़ीर ख़जाना है, झगड़ा साहब, उनसे और जो पंजाब के थे उनके साथ बात कर रहे थे और भरपूर कोशिश कर रहे थे IMF का ये प्रोग्राम रुकवाने की। खान साहब का जो इसके हवाले से जो खदशा है उसमें कितनी संजीदगी है, या ये महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी जो खबर हमें मिली है वो वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से मिली है, जिसमें से कुछ फैसले ये किए गए हैं कि एक तो वज़ीर आज़म पैकेज के तहत KP में सस्ता आटा स्कीम जारी रखने की मंजूरी दी गई है। दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल्स को गैस की बहाली की भी मंजूरी दी गई है, और सुई सदरन को स्टील मिल्स की ज़िम्मे जो बकाया जात हैं वो अदा करने की भी फैसला हुआ है। इन इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। एक संजीदा मसला मईशत का, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर आज बात की, उनके पॉइंट्स कितने वैलिड है इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और आप चेयरमैन हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के। बहुत रेलिवेंट शख्सियत इस मामले में बात करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब को भी आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है। आप भी रहनुमा तहरीक इंसाफ है और जब पार्लियामान में थे तो आप भी रुकन थे फाइनेंशियल कमेटी के, तो इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत मौजूद शख्सियत हैं। मुनीफ फारूक साहब को भी आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है, आपसे हम तज्जिया हासिल करेंगे सियासी मामला के हवाले से भी और कुछ कानूनी पहलुओं के ऊपर भी इस वक्त बात हो रही है। इन हवालों से बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शेख साहब, आगाज़ आपसे करूँगी।
इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, और आजकल हम देख रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी बयानिए को भी एक तरफ रख दिया, उनकी हुकूमत जाने के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को भी थोड़ा बहुत उन्होंने इधर रखा हुआ है जब तक फैसला नहीं होता बज़ाहिर। लेकिन मईशत को आज खान साहब ने याद किया। लेकिन ये जो नंबर्स भी वो बताते हैं कि 64.4% हो जाना जो हमारे कर्जा लौटाने की सकत है, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो है। आप लोग परेशान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान दिखाई ना देने वाली बात नहीं है। शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन थे FBR के इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ और हमारी जो बैलेंस शीट है पाकिस्तान की वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। ये मैं आज की बात नहीं कर, हो चुकी है, होने वाली नहीं है। उसने कहा मेरे फाइनेंशियल मैटर सारे असेसमेंट में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है, हमारी बैलेंस शीट जो है, क्योंकि हमें इतने कर्जे देने हैं जिसकी हमारे सकत नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब के दौर की। फिर 10 अप्रैल को हमारी हुकूमत आई। 12 मई को, एक महीना बाद, मेरी 25 मिनट की असम्बली में तफसील से तकरीर है जिसमें मैंने वही इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं उनका जिक्र किया कि इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। और मैंने यही कहा कि हमारी जो मईशत है वो डिफ़ॉल्ट हो रही है और इसमें बहुत लंबा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब के मुश्किल फैसलों का और डार साहब को वापस लेके आने का इकोनॉमी संभालने के लिए? ये 70 साल का मसला है। कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे कोई हुकूमत लेकिन भी हो। कैसर साहब, स्ट्रेटजी नहीं थी हुकूमत की, ये बज़ाहिर नजर आ रहा है। नहीं, स्ट्रेटजी क्या, कोई दुनिया का इकानमिस्ट बता दे कि इन हालात में क्या स्ट्रेटजी। इकानमी कोई ऐसा मसला नहीं है, हर एक के पास फार्मूले हैं। लेकिन ना, ये तो IMF बैठी है, IMF पूरी दुनिया की इकानमीज को देख रही है। उसी को इन्होंने जो किया IMF के साथ, जो वादे किए और जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचवा दिया, ये नहीं कि हमारे वक्त में कोई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इकानमी ये नहीं है कि हम एक पे इल्ज़ाम लगा दें, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दें। हमें तो असेस करना है और फिगर्स होती हैं, फिगर्स सबके सामने हैं। देखिए, IMF से इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, उससे कमिटमेंट की, उसको ऑनर नहीं किया और फिर IMF नाराज़ हो गई। वो तो हमसे बात ही नहीं करनी चाह रही थी। बहरहाल वो हमने कमिटमेंट जो इन्होंने की थी कि जो इन्होंने लेवी लगाई थी पेट्रोलियम की हर महीने, वो हमने एग्री किया और उनको मनवाया किसी तरीके से IMF को। लेकिन मुआहदा अप्रूव हो गया ना IMF के साथ, तो फिर तो PTI के ऊपर नहीं डाला जा सकता ना इस वक्त जो पोजीशन है। नहीं, फिर ओवरऑल आप ठीक कह रहे हैं कि एक जमात एक हुकूमत नहीं, PTI नहीं। मैं पिछले 30 सालों की, देखिए मैं आपको बताऊं, 1990 में मैंने कल एक तकरीर की असम्बली में, 10 मिनट असम्बली में। 1990 में 1990, आज से 32 साल पहले इंडिया की इकानमी हमसे 4 टाइम्स थी, 4 गुना थी। आज इंडिया हमसे 12 गुना हो गई है। हमारी इकानमी का साइज़ है $370 अरब और इंडिया की इकानमी का साइज़ है $4100 अरब, यानी 12 गुना। हमारा रेवेन्यू जो है ना, हम कहते हैं रेवेन्यू हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में, जून 2022 में 6000 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। अब हमारा रेवेन्यू 9% है हमारी कौमी। लेकिन अब मैं शेख साहब, मैं अब्बासी साहब का कमेंट, लेकिन इस तरह तो फिर बाहर लगता है कि फिर हम कब 1990 से स्टार्ट करें एनालाइज करना इकोनॉमिक सूरत हाल को। अब्बासी साहब, शेख साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब आपका दौरे हुकूमत था खदशात ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और शेख साहब ये समझते हैं कि एक ओवरऑल मजमूई पॉलिसी हो तो उसके मुताबिक बातचीत की जा सकती है और किसी एक को इसकी को हल निकाला जा सकता है इकोनॉमिक सूरत हाल का। वरना उनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि किसी एक जमात का या एक हुकूमत का काम नहीं है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता है, यहाँ तक ना पहुँचते आप लोग क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में? अब्बासी साहब जी, अब साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं शेख साहब से मुत्तफिक नहीं हूँ जो उन्होंने बातें की हैं। जब हम आते हैं तो पहले साल $20 अरब का बैरूनी खसारा हमें करंट अकाउंट का मिलता है और हम पहले 1.5-2 साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म के ज़रिए उस खसारे को कम करते हैं और उस खसारे की वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ नीचे आती है। लेकिन बतदरीज उस सारे को सेटल करके, खसारे को कम करके, ग्रोथ को आखिरी 2 सालों में 5.5% और 6% तक लेके जाना, टैक्स रेवेन्यू को 3800 अरब से उठा के 6000 अरब तक लेके जाना, एक्सपोर्ट्स को 23-24 अरब से 32 अरब डॉलर तक लेके जाना, रेमिटेंसेस को 18-19 अरब से 30-32 अरब तक लेके जाना। ये वो वंडरफुल अचीवमेंट थी कि पाकिस्तान अपने ट्रैक पे वापस आ गया था। हाँ, आप पूछेंगे फिर एकदम क्या हुआ? एकदम ये हुआ, जाहिर है पेमेंट्स पाकिस्तान की ज्यादा है और पाकिस्तान की आमदनी कम है, लेकिन ये जो इन्होंने पॉलिटिकल सियासत में इस्तेकाम क्रिएट किया इस हुकूमत ने, और ये इनका ख्याल था कि इनके अपने NRO के लिए और अपने केसेस माफ कराने के लिए इनको कोई पैकेज मिलेगा,
तो ये इस मीशत को संभाल लेंगे। तो मीशत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन्होंने ये आखिरी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, और फिर इनका तो मकसद ही कोई नहीं था। और आपको नजर आया कि 6 महीने में पाकिस्तान अपनी ग्रोथ की ट्रैक भी लूज कर गया। पाकिस्तान जो टैक्स रेवेन्यू में बहुत आगे जा रहा था वो भी रुक गया, हमारी वेल्थ क्रिएशन रुक गई, हमारी ग्रोथ रुकने से हमारी वेल्थ क्रिएशन रुकी। तो देखें, कोई पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम अपनी इनकम बढ़ाएं, अपनी नेशन की जो वेल्थ है उसको बढ़ाएं, उससे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे हमारे डॉलर्स की अर्निंग बढ़ेगी, फिर हम बच सकते हैं। ये पिछले 6 महीने से इधर से पैसे मांग और उधर दे, इधर से मांग और उधर दे। पहले मिफ्ता इस्माइल फार्मूला फेल, अब इसहाक डार फार्मूला फेल, शहबाज शरीफ फार्मूला फेल। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस मुसीबत में डाला, मुझे तो लग रहा है जैसे पीटीआई की हुकूमत आई थी, वज़राए खजाना पे वज़राए खजाना तब्दील हुए, को खास फर्क नहीं नजर आ रहा था, और आप लोग तो एक्सप्लेन भी नहीं करते थे कि क्यों तब्दील किया, उनकी पॉलिसी में क्या मसला था। मुझे तो इनकी हुकूमत में भी वही अक्स नजर आ रहा है। अब्बासी साहब, दूसरा सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मनीफ फारूक साहब की तरफ जाऊँ। आपने जो जुमला बोल दिया ना, आपने सारी बात खत्म कर दी। मैंने आपको फैक्ट से समझाया कि 5 साल 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट रही, 32 होगी। आप कह रही हैं कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रोथ एक फैक्चुअली जवाब आपको कैसे शेख साहब देंगे? मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि आप किस तरह तनकीद कर सकते हैं कि वजीर खजाना तब्दील कर दिया इन्होंने। आप लोगों ने तो रिकॉर्ड वजीर खजाना तब्दील किए थे अब्बासी साहब, और डिफॉल्ट का आपको खतरा क्यों हो रहा है, मैं ये भी आपसे जानूंगी। मैं अभी मुनीफ साहब की तरफ जा रही हूँ, वापस आऊंगी, आपने जो भी कहना है जरूर कहिएगा अब्बासी साहब। मुनीफ साहब, एक तो आप अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान, कहिए अब्बासी साहब। हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, तो हासिल वसूल हुआ अगर वजीर खजाना चेंज हुए तो फैक्ट्स फिगर्स सारे पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। ग्रोथ उसकी 6% 2 साल में 17 साल बाद आई, और जो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ सारे ठीक है बासी साहब, पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की बहुत बेहतरीन हालात हो गए थे आपके, बार बार वज़ीर खजाना तब्दील होने को, इसका एनालाइज करते हैं हम। मुनीफ साहब के सवाल लेके जाऊंगी उसके बाद। मुनीफ साहब, आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं कि आज इमरान खान साहब ने तमाम बातों को जो इतने दिनों से उन्होंने अपने मकसद बनाया हुआ था उनको छोड़कर आज उन्होंने बात किया असल अवामी मसले के ऊपर, और वो है मुआशी हालात। लेकिन हमारी एज अ कौम भी काफ़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो रहती है, लेकिन ये मुआशी मामलात आम आवाम के लिए समझने के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन आपको नज़र आता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो मकसद कहकर महंगाई मार्च करके आए थे, इन्होंने हालात ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं, या फिर वाकई कोई हालात किसी के कंट्रोल में नहीं है जिस नहज पे आज इकॉनमी पाकिस्तान की पहुँच चुकी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख है, मैं कोई मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, ठीक है वो एक मखलूत हुकूमत ज़रूर है, लेकिन उसका सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो हुकूमत आई और फिर ना सिर्फ उस हुकूमत को कुछ ऐसे काम करने पड़े जिनसे उनका सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ। आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई से दो चार हैं। वैसे भी वफाकी हुकूमत के पास मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन के अंदर कोई अच्छी खबर देने के लिए होती नहीं है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो या आज की हुकूमत हो। हम इमरान खान साहब के वक्त हमारे भाई सदाकत भाई साहब को बिठा के कहते थे कि लोग आपसे तंग हैं क्योंकि महंगाई है। तो आज भी मुल्क के हालात वही हैं, लोग ज्यादा तंग हैं क्योंकि ज्यादा महंगाई है। अब अब्बासी साहब के वक्त जब उनसे हम सवाल पूछते थे या उनसे हम कहते थे तो वो कहते थे कि भाई पिछले हालात इतने बुरे थे कि हमें ठीक करते करते ये यहाँ तक हम पहुंचे। आज जब इस हुकूमत से हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं जी वो पिछला इतना कबाड़ा हो गया था और इमरान खान साहब जब गए तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी खराब थी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कि वो जो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन जो चीजें टेंजिबल हैं मैं उन्हें समझता हूँ जिनको महसूस किया जा सकता है। क्या वो एक ये कि मुल्क की मईशत अगर दुरुस्त थी तो क्या इक्तदार में आने से पहले या वजीर खजाना बनने से पहले क्या जनाब शौकत तरीन साहब ने ये नहीं कहा था कि मुल्क की जो मुआशी समत है वो गलत है? अपनी वजारत लेने से चंद दिन पहले, महीने नहीं चंद दिन पहले, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, जब वो वजीर खजाना बन गए और मुतअद्दिद मामलात हुए, खास तौर पर जब एक अनफंडेड सब्सिडी दी गई, अपनी हुकूमत जाने से पहले दोबारा शौकत तरीन साहब जियो पे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये कह के गए कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हमें अंडू करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट बात तो थी लेकिन उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क हुआ। अब
आप ये देख लीजिए, क्या ये तमाम मसाइल नहीं थे? मैं मानता हूँ, दुरुस्त बात कहता हूँ कि जब अब्बासी साहब की हुकूमत आई तो कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी, वो मुल्क जो है वो माली बहरान, मुआशी बहरान के अंदर मुब्तला था। लेकिन मैं ये भी साथ कहना चाहूंगा कि जब अब्बासी साहब की हुकूमत गई तो ये लफ्ज पीडीएम इस्तेमाल करती है, लैंड माइन। चलें, वो एक सियासी पैराए में जरूर होगा, लेकिन अपनी हुकूमत को बचाते हुए अगर जहां इमरान खान साहब ने, अब उसकी गवाही DGISI ने दे दी है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ऑफर की, एक डेस्परेट मोमेंट था, एक डेस्परेट काम था, वही रिवायती सियासतदानों वाला काम किया। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने एक सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को BMW बतौर रिश्वत ऑफर की, तो इमरान खान साहब की जो रिश्वत है इन टर्म ऑफ एक्सटेंशन, उसके तो अब DGISI गवाह है, वो उन्होंने कह दिया है ये बात। तो इसी तरह जो अनफंडेड सब्सिडी थी, वो भी ऐसी बात है जो कि मेरे और आपकी कही हुई नहीं है, वो उसको तो अब IMF ने भी रेटिफाई किया है कि ये सारा कुछ करके गई है वफाकी हुकूमत जो गुज़िश्ता थी। लिहाजा मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूँ कि देयर इज नो क्विक फिक्स, लेकिन आज की हुकूमत के मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत से ज्यादा बुरे हालात है और मुआशी तौर पर आज पाकिस्तान की आवाम ज्यादा तंग उस दौर से। हम बात करें, इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया और डिफॉल्ट के खतरे का इजहार किया मुल्क के लिए। इसके ऊपर कैसे शेख साहब, एक और बात भी है, इस वक्त जो एस्टिमेट लगाया गया था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स के हवाले से, वो 32 से 34 बिलियन डॉलर का था। हमने कुछ दिन पहले देखा कि चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से इस अज़्म का इजहार किया गया था, प्लेज किया गया था कि वो 13 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देंगे फाइनेंशियल पैकेज के तौर पे। दौरों पे दौरे हुए, आप लोग कहते हैं फॉरेन फ्रंट के ऊपर बड़े एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी भी दावा करती है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और बज़ाहिर बड़ी खुशगवार मुलाकातें होती हैं, लेकिन वो पैसा हमारे पास अभी तक आया नहीं है, ना ही हुकूमत ये बता रही है कि वो कब तक आएगा। तो फिर अब जब से हुकूमत में आए आप लोग, खान साहब की हुकूमत को भेज के, अब तक आप लोगों ने इकोनॉमिकली बड़ा स्टेप लिया कौन सा है? देखिए, ये तो जो बात आप कर रही हैं, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट का, तो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि शब्बर ज़ैदी साहब ने कैटेगोरिकल उस वक्त कहा था। मेरी 12 मई को कौमी असम्बली में 25 मिनट का, जब 1 महीना हुआ था हमारी हुकूमत को आए हुए, एक 25 मिनट की तकरीर है जिसमें मैंने कहा पाकिस्तान का हालात बड़े ख़राब हैं। फिर मैंने 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है। ये 1 महीना जब हमें हुआ क्या कि 4500 अरब रुपए तो इन्होंने बजट का खसारा छोड़ा था, महंगाई होनी थी। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हमारी हुकूमत भी, देखिए मसला ये है, बेसिक मसला हमें समझने की ज़रूरत है। अब्बासी साहब प्रोफेसर हैं इसके इकानमी के, लेकिन फिगर वो दे रहे हैं। अब देखिए, इकानमी किसी से छुपी हुई नहीं है, जो भी इकानमी को समझता है उसको पता है। ये ग्रोथ की फिगर मतलब आखिरी साल में उन्होंने दी 5.5 हम छोड़ के, या 6% छोड़ के गए। अब इनकी जो 3.5 साल की एवरेज है ग्रोथ की, वो 3.2% है, जो बड़ी नाकाफ़ी है पूरे 3.5 साल। एक 6 महीने को ले लेना या आखिरी साल को, हमारी आखिरी साल की ग्रोथ जो हम छोड़ के गए थे 5.8% थी। ये तरीका नहीं है इकानमी को मैयर करने का। फिर रेवेन्यू की इन्होंने बात की, रेवेन्यू पीपल पार्टी ने छोड़ा था 1800-1900 अरब डॉलर, 1900 अरब रुपए, जो हमने डबल कर दिया 5 साल में। लेकिन काफ़ी नहीं था, डबल भी काफ़ी नहीं है, हमने 3800 किया, इनसे डबल नहीं हुआ। ये इन्होंने 3800 से 6000 किया 2022 तक, डबल। तो अभी जो हमने नया टारगेट रखा है 22% ज़्यादा रखा है पिछले 2022 से अभी, और वो आज ही। साहब, आम बंदा जो देख रहा होगा उसके जहन में ये सवाल होगा कि जब आप लोगों की जमातें, क्योंकि लोग ये टर्मिनोलॉजीज, और आप बिल्कुल दुरुस्त, आप और अब्बासी साहब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो आवाम देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम, वो सोचेंगे कि PMLN कहती थी कि हमारे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है मीशत का, वो इसहाक डार साहब हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो तमाम मामलात को जानते हैं। मिफ्ता साहब के ऊपर आपकी पार्टी की वाइस चेयरमैन मरियम साहिबा ने बड़े तनकीद की, बड़ी खुलकर तनकीद की, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि एक लीक्ड ऑडियो में भी। तो उसके बाद कहा गया कि इसहाक डार साहब आएंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। उन्होंने क्यों कोई एक्शन, कोई एक फैसला उनका ऐसा क्यों नहीं है जो भी यहाँ पर काबिल जिक्र होता है और आपके लिए भी डिफेंड करना आसान होता है? देखिए, मैं मिफ्ता साहब जब आए तो पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि इसका, क्योंकि मेरे साथ उनकी फैमिली ने बहुत काम किया है। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 35 साल पहले सदर था, तो उनके सगे चचा मेरे साथ थे, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे, उनकी फैमिली ने मेरे साथ काम किया। ये एक मुश्किल काम था जो मिफ्ता साहब को, जो कि नए खिलाड़ी थे इसमें, कंपैरेटिवली उनको बड़ी मुश्किल इकानमी के लिए। तो मैंने पहले दिन से उनसे कहा था कि ये इसहाक डार साहब बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन मामलात इतने मुश्किल हैं कि मैं कहूँ कोई जादूगर तो नहीं है ना, कोई भी आके
इस वक्त कोई भी आ जाए, हुकूमत किसी की भी आ जाए, हम आप मैं ये रिकॉर्ड पे रखिएगा बात, और दीगर गुम होते जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल फैसले करने हैं, और बहुत मुश्किल जो फैसले हैं वो आवाम के लिए मुश्किल है। और मैं कहता हूँ डायरेक्ट टैक्स हम और ज़्यादा लगाएं, अमीर आदमियों पे हमने लगाया है। चलिए मैं सर इस तरफ दोबारा आती हूँ, मैं अब्बासी साहब को इसमें शामिल कर लेती हूँ। अब्बासी साहब, अब जो आप पहले बात कर रहे थे, मुकम्मल भी कीजिएगा इस बात को, लेकिन अब आप लोगों को डिफॉल्ट की परेशानी आज कैसे हो गई? क्योंकि चंद दिन पहले तक तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जेनेरिक बात करते थे। खान साहब से कहा मार्शल लॉ का खतरा, उन्होंने कहा लगा दें। फिर जब बात की गई IMF के, आप लोग जाते जाते उनकी शराइत नहीं पूरी की आपने, और आप सब्सिडीज़ भी दे गए इमरान खान साहब, तो उस वक्त भी आप लोगों ने इस बात को संजीदा नहीं लिया। और फिर हमारे सामने वो ऑडियो लीक आई जिसमें शौकत तरीन साहब जैसी शख्सियत वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं KP के वजीर खजाना को और पंजाब वाले, जिसके बाद कहा जा रहा था कि सबूताज करने की कोशिश की जा रही है उस IMF की डील को जो अब कर ली गई है हुकूमत की तरफ से। तो आपको आज किस तरह फिक्र होने लगी? और जो बात आप कह रहे थे उसमें मुनीब साहब जैसा कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब तो ऑन रिकॉर्ड ये बात पहले कह रहे थे, आपके वज़ीर खजाना तब्दील हुए, हालात अगर इतने ही अच्छे थे तो फिर शौकत तरीन साहब ने वजारत संभालने से पहले क्यों इतनी परेशानी का इजहार किया था इकोनॉमी पे? देखिए, एक तो आपने शेख साहब को बुलाया, शेख साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए आए, तो आपने उनसे बस ये पूछा हाँ जी बस डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट है। हमने आपसे शेख साहब खबरें नहीं सुननी, हमने आपने एक चलती हुई हुकूमत को इसलिए हटाया था कि मईशत ठीक करनी थी। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमारी 3.5% की एवरेज ग्रोथ है, आखिरी 2 सालों में 5.5 और 6, और 2 सालों में कोरोना रहा जब सारी फैक्ट्रियां, सारे कारखाने, तजारत और सारा आमदोरफ्त बंद थी। तो आमदोरफ्त जब बंद थी तो जाहिर है पूरी दुनिया में ग्रोथ नेगेटिव थी, और वो पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन था तो आप उसका मुआवजा ना करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा। क्या आप बताएं मुझे कि आपने जो 2 बहुत बड़े एक्सपर्ट मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार रखे, क्या पाकिस्तान को आप पहले से जो खतरात थे वो माशी खतरात आपने कम किए या ज्यादा किए? मुझे तो लग रहा है आपने ज्यादा किए, फैक्ट्स भी यही बता रहे हैं, आपका डाटा भी यही बता रहा है। तो मुझे हम सवाल ये पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी साजिशें की, इतना बड़ा आपने लोगों को खरीदा, ये मंडियां लगाई, मुल्क को एक सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार किया, तो आज जो मईशत को मजीद झटका लगा है वो आपकी इसकी हरकत से लगा है। लेकिन आपकी अपनी मईशत ठीक होगी क्योंकि आपको 1100 अरब रुपए का आपको NRO मिल गया और आपके लोगों की दौलत बढ़ गई, आपके लंदन में और सहूलतें आपको बढ़ गई। पाकिस्तान को आपने डिस्टेबलाइज किया। ये कह देना कि पाकिस्तान कमजोर था और कमजोर रहा, नहीं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान डूबता हुआ था, मईशत जो थी उसको उठाया गया। अपना मुनीब साहब, आप फैक्ट्स की बात करें, अगर 5 साल पीपल्स पार्टी के बाद एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की अर्निंग का वाहिद जरिया है वो 5 साल स्टेबल रहता है, 23-24 डॉलर रहता है, अरब डॉलर रहता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो एकदम से 32 अरब होता है। तो वो एक थी तब्दीली, जो रेमिटेंसेस बढ़े, जो तरसीलाते ज़र बढ़े, वो पाकिस्तान के खजाने में आते थे, अब वो कम हो रहे हैं, अब आपकी हर चीज नीचे जा रही है। तो ये जो रेजिम चेंज हुआ, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें, साजिश के बदले में डिफॉल्ट की परेशानी आपको क्यों हो रही है बासी साहब? आपको सब्सिडी देते हुए क्यों नहीं हुई थी परेशानी? और शौकत तरीन साहब को वो ऑडियो जिसके अंदर वो बातें कर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं हुई थी परेशानी, आज क्यों हो रही है परेशानी? इसका जवाब दे दें, मैं मुनीब साहब की तरफ जाऊंगा। मुनीब साहब ने बात की कि जो आपने पेट्रोल पे सब्सिडी, पता नहीं पाकिस्तान के लिए लैंड माइन लगी। मुनीब साहब, ये कितने 150-200 अरब रुपए की सारे साल की सब्सिडी से पाकिस्तान को कितना फर्क पड़ जाना है? पाकिस्तान की जो आमदनी है खाली टैक्सों की वो 6000 अरब है। मुनीब मेरे भाई, 50, 60 या 100 अरब रुपए की सब्सिडी से पाकिस्तान को कुछ नहीं होना था। ये आपको और मुझे आंखों में धूल झोंकने की बात है कि इतना बड़ा मुल्क है और उसमें 5 रुपए की सब्सिडी से पाकिस्तान डूब जाएगा। ये तो उनके पास करने को कोई बात नहीं है, इसलिए बात कर रहे हैं। और हमारे पास अब्बासी साहब, हमारे पास ये डिफॉल्ट का खतरा पहले दिन से क्यों नहीं हो रहा था, आज से क्यों हुआ? अब आपको सूट कर रहे हैं तो आप लोग ये बात कर रहे हैं। जब आपकी हुकूमत गई, आप पे इल्जाम लग रहा था कि डिफॉल्ट के नहज पे आप छोड़ के गए, तब आप क्यों बात नहीं कर रहे थे? इसका अगले सवाल के जवाब में दीजिएगा मुनीब साहब। तो फिर कोई जवाब दीजिएगा अब्बासी साहब प्लीज। इनको खत लिखा था कि मुल्क डूब रहा है, आपने गले में डाले। जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कैपिटल इनका एग्जॉस्ट हुआ, ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, ये इनकी नालायकी थी जो सबके सामने आई। और सबके सामने इन्होंने सिर्फ अपना जाती फायदा उठाने के लिए मुल्क का भी नुकसान किया
पार्टियों को भी नुकसान सही किया है और बासी साहब। पाकिस्तान की। मैं मुनीब साहब की तरफ ही जाती हूँ फिर ये बात आपकी लेके। आप मुझे दोबारा आऊंगी, मैं दोबारा सवाल भी रिपीट करूंगी आपके लिए। मुनीब साहब, ये आप बताइए कि अगर रिकॉर्ड स्ट्रेट रखें कर दें आप इस बात के ऊपर कि ये क्या खाम ख्याली नहीं है बहुत से लोगों की कि मुआशी हालात की वजह से इन PDM की जमातों ने PTI की हुकूमत भेजी? असल वजूहात क्या थी? कि अब इसके ऊपर क्लैरिटी से बात नहीं होनी चाहिए कि मईशत तो इनसे संभलने की नहीं थी? कैसर साहब भी जो भी बात कर रहे हैं समझते हैं कि ये इतने आराम से काबू में नहीं आनी थी और प्लानिंग बज़ाहिर हमें भी कोई नज़र नहीं आती जो इनके पास थी। यही हाल पीछे PTI की हुकूमत का भी था। इतने अरसे की स्ट्रगल में एक बंदा तय नहीं था कि इकॉनमी किसने चलानी है और इस मुल्क की इकोनॉमिक हालात की का हल क्या है। तो इतने वज़रा इमरान खान साहब ने भी तब्दील किए, तो यही हालात आज भी हैं। लेकिन क्या यही वजह थी जो PDM ने PTI की हुकूमत को भेजा घर? देखिए, अब से अगर आप अंदाजा करें 2008 से लेकर 2022 तक जितने वज़राए आज़म आए हैं, उनकी जो पहली तकरीर होती है वो आप उसमें सिर्फ ज़ेर ज़बर का कोई फ़र्क हो तो हो, वो हर किसी ने यही कहा है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से जो गुजर रहा है और बेड़ा गर्क हो गया है। मुल्क का तबाह हाल हो गई है, मईशत गिर चुकी है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ और बड़ा कुछ करना पड़ेगा। समेत इमरान खान साहब के हर वज़ीर आज़म ने यही कहा। दूसरी बात यह है कि अब अब्बासी साहब मईशत को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं और वो मुल्क वो पढ़ाते भी रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी कॉमन सेंसिकल एक बात करूंगा कि अगर जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं 200-400 अरब रुपए की सब्सिडी से क्या फर्क पड़ना है, ठीक है, आप अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ। फिर IMF के पेट में दर्द क्यों हुआ? उन्होंने लिख के क्यों आपको कहा कि भाई ये आपने क्यों किया, ये आपने क्यों किया? आप फर्क अगर ना भी पड़ा, क्या आपने जो कमिटमेंट्स की थी, क्या आपने वो अनफंडेड सब्सिडी देकर, जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे थे कि इसकी गुंजाइश ही नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। अगर तो 400 अरब की बात थी तो शौकत तरीन साहब अपने जाने से एक हफ्ता डेढ़ पहले हाथ पांव उनके क्यों फूल रहे थे? वो क्यों कह रहे थे कि भाई इसे रोकना होगा, ये इट्स अ बिग ड्रेन ऑन द पॉकेट, ये हमें बड़ा सेटबैक देगा ये, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं नहीं कह रहा। मैंने तो अपने मुल्क के वजीर खजाना को ही सुनना था ना, तो ये वो कह रहे थे और फिर IMF ये क्यों कह रहा था। बट वो सारी बातें अगर हम इन्हीं के अंदर पड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बहस आगे नहीं जा सकती। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दूं, इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील होने की वजह मईशत नहीं थी। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मईशत फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो खुर्रम दस्तगीर साहब रिकॉर्ड के ऊपर है, उन्होंने कहा जी कि हमारे सामने कुछ और मामला रखे गए थे। तो वी शुड नॉट फूल आवरसेल्व्स कि जी हमें इतनी बड़ी मईशत बड़ी दिगरगूं थी, बड़े बड़े अजीब हालात थे और इमरान खान साहब को उससे हटा दिया गया। इमरान खान साहब ने जिन बैसाखियों के जरिए वो हुकूमत में आए, जो उनकी हुकूमत स्टिच अप की गई, जो उनके बेनिफैक्टर्स थे, इमरान खान साहब पंजाबी में कहते हैं ना कि उन्हीं के साथ सीधे हो गए या होने की कोशिश की। तो जाहिर बात है जब इमरान खान साहब ने ये करने की कोशिश की तो उनको उनकी सियासी हैसियत का बताया गया। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब ने इस चीज को एक नया रंग दिया, उन्होंने अपनी सियासी माइट इस्तेमाल की, उसके अंदर बड़ा बेशुमार इजाफा किया। आज वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन मसला ये है कि आज भी मेरा जो एक वाहिद सवाल है वो आज भी ये है, अब्बासी साहब को भी मैंने, मेरे भाई हैं, पिछले दिनों नारा लगाते हुए देखा, तेरा बाप भी देगा आजादी। ये किसके बाप से मांग रहे हैं आजादी? जरा ये बता दें भाई साहब, इसी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं ना, किसके बाप से मांग रहे हैं? मतलब क्विकली बता दें बासी साहब अगर आप, तो फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। साहब कहते हैं मैं हालात ठीक करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो जो हुआ वो माजी का हिस्सा था, तो किसके बाप से आजादी मांग रहे हैं? जरा ये अगर इस पर रोशनी डाल जाए तो बड़ा क्विक रिस्पांस दीजिए अब्बासी साहब ताकि हम ब्रेक पे जा पाए। अब्बासी साहब एक हिस्सा सिर्फ गुनगुना आप बोला है, उसमें कहते हैं ये हक है, मेरा हक है आजादी, मैं रहूंगा आजादी, मैंने छीन के लेनी है आजादी, आजादी हकूक की है ताकि कल कोई और मुनीब फारूक को उठा के ना ले जाए और उसको बरतना टीवी पे जियो न्यूज पे खबरें चलाने की पादाश में मुनीब फारूक के साथ उसको नौकरी से निकाले, उस पे केस। ये आजादी जो जो रोकता है, आपको भी पता है, मुझे पता है, आपको गिनवाना शुरू करूं कितने लोगों को आपके दौर में उठाया गया जब आपकी हुकूमत थी, कितने लोगों की नौकरियां फारिग हुई, कितने लोगों के प्रोग्राम बंद हुए, कितने लोग ऑफेयर हुए, मैं गिनाना शुरू करूं आपके दौर में क्या क्या हुआ जब आप हुकूमत में थे? टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। अगर हम एवोल्यूशन का नहीं, कुछ चीजें अभी भी रॉन्ग है बासी साहब। खान साहब आज भी सहाफियों के नेम कॉलिंग कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं नए नए। खान साहब आज भी सहाफियों के नाम रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल सुने मुकम्मल कर लें, आपको जवाब हमारे दौर में आजादी, हमारे दौर में ये दौर था, किसके वालिद से लेनी थी आजादी, ये सवाल है मुनीब साहब। हमारे दौर में भी आजादियां सल्ब कहीं और से होती थी।
वो आपको पता है कहाँ से होती थी? तो बोला ना सर, इसलिए वो अच्छी बात नहीं। तो नहीं, अब जरूरी है कि आपने बात, आपको भी समझ आ गई, मुझे भी आ गई, सुनने वालों को भी आ गई। आप चाहते हैं कि आपको भी नोटिस आए और अफसर को भी नोटिस आए। नहीं अब्बासी साहब, आजकल आप लोग नाम ले रहे होते हैं, आप लोग सिटिंग शख्सियात के नाम लेते हैं, इधर भी गट्स पैदा करें। अब्बासी साहब खुल के बात करें। मुनीर साहब, आपकी आजादी का आलम यह है कि फिर बीप चल जाती है नामों पे। नहीं आप चलाए ना, आप बोले, आपके आप कहें, आपके चेयरमैन नाम ले रहे हैं आजकल। याद रखें, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो किसका बाप है जो आजादी देगा भाई, किससे मांग रहे हैं? आप बोले ना, मैं नाम बोल दूं, आप फौज से आजादी मांगते हैं, मतलब कहते हैं तेरा बाप भी देगा आजादी, किससे आजादी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? मैं दोबारा, आप इन नारों पे खुश हो कि कल ये मुनीर फारूक के लिए और उसके अगले जो जनरेशन है मैं आपको बता दूं कि आपकी हुकूमत हुई और मेरे साथ कुछ हुआ तो सिवाय एक कर्टसी मैसेज के, जो मेरा आपसे जाती एक बरादराना ताल्लुक है, आप भी कहेंगे यार पता तो है हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त भी यही करना है, उस वक्त भी यही करना है आपने। तो तमाम सबको को आजादी चाहते हैं, फैसले अवामी हो। लेकिन जो मुनीब साहब ने सवाल किया था उसका जवाब हमें नहीं मिला। अब्बासी साहब, शेख साहब, अब आखिरी लम्हात है, मैं आप तीनों का एक एक कमेंट चाहूंगी। इमरान खान साहब ने अब बड़ा, बल्कि मेरी नज़र में बड़ा लॉजिकल पॉइंट उन्होंने इलेक्शन मांगने के हवाले से आज रेज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन, हमारा साल गुजार सकते हैं जब तक इलेक्शन हो, जो इंतखाबी नताइज हैं वो हमारे हक में आए और आगे भी हमारे हक में आएंगे, लेकिन अब जो डिफ़ॉल्ट का खतरा है उसमें मैंने मुल्क को बचाना है, इसलिए मुझे चाहिए इलेक्शन हो वापस आना है। तो अब इस चीज़ का, अब अगर इलेक्शन कैंपेन खान साहब ने महंगाई और इन हालात को, इकोनॉमिक हालात को बना लिया, तो फिर इसका आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? आप लोग तो साइफर का मुकाबला नहीं कर सके, ये तो हकीकी मसला है पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त। साइफर का तो आ गया ना रिजल्ट आपके सामने, लेकिन महंगाई तो हकीकत है। CNN ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई कोई सबूत है आपके पास? 2 बार CNN के नुमाइंदे जब इंटरव्यू उनके अटैक के हवाले से पूछा, और उसके बाद ये अब फाइनेंशियल टाइम में इन्होंने खुद इंटरव्यू दे दिया कि नहीं जी अमेरिका पीछे छोड़ दे, अमेरिका का मसला नहीं है वो, और मैं एम्बेरस हुआ वहाँ रूस में जाकर, रशिया गया तो मैं एम्बेरस हुआ। अब इनकी बातें तो 1-2 दिन चलती हैं ना खान साहब की, ये तो ये अभी आज इकानमी की बात की है जो कि 7 महीने पहले, 6 महीने पहले मैं कर चुका हूँ, वही बड़ी तफसील से। तो खान साहब को आज याद किसी ने करा दिया है, वो कल कोई और टॉपिक ले लेंगे। लेकिन वो आवाम के सामने बयानियां अवामी मफाद का रख रहे हैं अब पहली बार जब से उनकी हुकूमत गई है। हम तो इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं। जब इनके अपने सारे लोग शब्बर ज़्यादी हट गए, वो तो चले गए ना, छोड़ के ही FBR उसके सपोर्ट किया था, तो उसने कहा ना कि मेरे हिसाब से मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मेरे हिसाब से आपकी बैलेंस शीट नहीं है, आपके फाइनेंशियल मैटर ऐसे नहीं है कि आप सस्टेन कर सके। तो ये तो 7 महीने पहले की बात है, कौन सी नई बात आज की हुई है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं कोई मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट नहीं दे रहा, कोशिश हमने पूरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हालात कहना, और आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी जब तक बहुत बड़े ड्रास्टिक स्टेप, जो बड़े मुश्किल स्टेप, तब तक आप नहीं समझते कि वो तब्दीली आएगी? वो तो सबको लेने पड़ेंगे, जो भी हुकूमत आए, जो आवाम जिनको भी इलेक्ट करे आ जाए, उसको इकानमी तो संभालनी पड़ेगी। सही सर। अब्बासी साहब, कल हमने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी में भी ये एक अच्छा था कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर ये अरकान पार्लियामान के से इस्तिस्ना और इस्तेहकाक का बिल मंजूर किया। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अब बाकायदा तौर पे उसमें कहा जा रहा है कि इन्फॉर्म करना होगा चेयरमैन सेनेट या नेशनल असम्बली के स्पीकर को। एक इसको मुस्बत इकदाम कहा जा रहा है जहाँ पे आप और हुकूमत और अपोजिशन की आप जमात इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना एक मईशत के हवाले से भी एक पेज पे हो जाएं और इकट्ठे बैठ जाएं? ऐसा कोई सिलसिला हम देखेंगे या इसके कोई चांसेस नहीं है? अब्बासी साहब, हम तो चार्टर ऑफ इकानमी कहते कहते थक गए। इनकी जी है हम बिल्कुल इकट्ठे बैठ के मसला हल कर सकते हैं। उसका एक ही हल है कि मुल्क में इलेक्शन, आम इलेक्शन, इंतखाबात का ऐलान किया जाए, और आम इंतखाबात के से पहले जो जो चीजें पेंडिंग हैं, चाहे मैशत के हवाले से, चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चाहे कोई और जो मामलात है, उस पर हम करने के लिए तैयार हैं। रही बात ये जो आजकल बड़ा उछल कूद कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान ने जो है ना वो साइफर खत्म कर दिया, तो किसने कहा साइफर खत्म कर दिया? साइफर में ये था कि हुकूमत तब्दील करनी है, हुकूमत तब्दील होगी तो बात खत्म होगी ना, स्टोरी। अब तो फैक्ट आ गया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है कि हुकूमत जो है वो किसी बैरूनी मुदाखलत पे खत्म हुई। और मुनीर साहब, वो मैं कहता हूँ ना, किससे लेनी है आजादी? उसी बैरूनी मुदाखलत से जिसका आपने कहा कि मैंने नारे मारे, वही बैरूनी मुदाखलत है, और उसके बाद उसकी मुदाखलत पाकिस्तान में भी हो जाती है। तो ये जो कह देना कि जी से साइबर आया था, हुकूमत चेंज करे, हुकूमत चेंज, उनको तो माफ कर दिया, उनसे कैसे मांगेंगे फिर आजाद? हमने कोई अमेरिका का जंग तो नहीं करनी, हम तो यही कह रहे हैं कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारे बामी ताल्लुकात हों, बराबरी की बुनियाद पे हों, हमें गुलामी नहीं चाहिए। चेंज कर दी और आपने उनसे सुलह कर ली।
आपने सुलह और दोस्ती कर ली, इनसे भी कर ले, सियासतदानों गरीबों का क्या कसूर है? हमसे भी कर ले मुनीब साहब से। बादी साहब हमसे भी दोस्त, अब तो आपको बुला रहे हैं, आए असेंबली में आ जाए, असेंबली में आ जाए, बैठ कर जो दोस्ती करते हैं। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ आपकी तरफ। क्या बात है, साजिश के जरिए हटवाया, आज भी संभाले। लास्ट मिनट है जी मुनीब साहब की तरफ। जिन्होंने हुकूमत तब्दील की उनसे दोस्ती हो गई आपकी। मुनीब साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं बासी साहब को, और आप समझते हैं कि अब ये असल बयानिया इमरान खान साहब ने अपनाया है महंगाई और ये बात करके, मईशत की बात करके? देखिए ये पॉपुलर चीज है और इसी के ऊपर असल मुद्दा ये है, मामला ये है। इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल लीडर है, उनको चाहिए अवाम की नब्ज पे उनका हाथ होना चाहिए, आई एम श्योर होगा भी कि इन हवाले से बात करें। और मैं देखिए भाई साहब कह रहे हैं उस मुदाखलत से, जहां भाई उस मुदाखलत करने वाले को आपने कह दिया कि भाई ठीक है दैट इज बिहाइंड मी, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपसे ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता हूँ, आपने मेरे खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत खत्म कराई, लेकिन मैं आपके साथ आगे चलना ना। आपने कहा मुनीब साहब को मुकम्मल करने दीजिएगा, बस वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली कंप्लीट कर लें। हमने थोड़ी कहा कि आपने मुदाखलत नहीं की, आपने साजिश नहीं की, आपने रजीम की नहीं की, हम तो कह रहे हैं उनका भी नाम लेना जिनके खिलाफ आप सारी कैंपेन चला रहे हैं, जिनको कहते हैं उनके बाप से लेकर आजादी, तो किसके बाप बताएं ना कि कौन है बाप और किसके बाप से बता दिया ना। बैरूनी मुदाखलत करने वालों की बात की है ना, और किसकी बात की है जब बाहर से मुदाखलत होती है? अब आ जाएं, असेंबली में आ जाएं, मिलके बैठते हैं वहाँ, चार्टर खत्म हो गया, इलेक्शन का ऐलान करें, खत्म हो गया, लेकिन बैठ के कानून साजी करते हैं। शेख साहब वहीं आप बैठे हो सकते हैं, वो भी ऐलान खत्म हो गया। मुझे प्रोग्राम क्लोज कर लिया। कैसर शेख साहब, सदाकत अली बाई साहब और मुनीब फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है जी। एक तरफ से हुकूमत उनको दावत दे रही है कि साथ आके बैठें, और लेकिन सदाकत बाई साहब भी अपने पार्टी मौक़िफ़ के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं कि पहले इलेक्शन दें, फिर उसके बाद कोई ना कोई बात होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा।